नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहां। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर में पदस्थापित हूँ। और मैं आज की क्लास में आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून जो एमए फाइनल ईयर में पेपर लगता है उसमें संहिताकरण टॉपिक पर बात करूँगी। और अगर हम अपने पाठ्यक्रम की श्रृंखला में चलें तो ये टॉपिक हमारा चौथा टॉपिक है। और इसके अंतर्गत मैं आपको आज ये बताऊंगी कि संहिताकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण क्या है। देखिए, संहिताकरण की बात, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण की बात करें, इससे पहले मैं सामान्यतः संहिताकरण पर बात करना चाहूँगी। और संहिताकरण से तात्पर्य है कि जो भी समविधियां उपलब्ध हैं उनको संकल्पित रूप देना, यानी किसी भी विषय से संबंधित दस्तावेजों का संग्रह करना संहिताकरण कहलाता है। और इन दस्तावेजों का, समविधियों का संबंध अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है तो हम कहते हैं कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण में ये बात स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का आरंभिक समय जो रहा है वो रीति रिवाजों, अभिसमयों और रूढ़ियों पर आधारित रहा है। इस वजह से इसका जो लिखित संकल्पित स्वरूप है वो हमें नहीं मिलता है। जहाँ कहीं भी कोई विधि निर्माण संबंधी संधियां हैं, संविदा संबंधी संधियां हैं या विभिन्न प्रकार की और संधियां अगर उस ड्यूरेशन पीरियड में हुई हैं तो उसका जो लिखित प्रलेख हमें मिलता है केवल वही भाग उसका लिखित है। अर्थात अब ये जो भी इधर उधर बिखरी हुई सामग्री अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्राप्त हुई है उस सामग्री को इकट्ठा करके उसे संकल्पित करना। मैं एक दूसरी भाषा में और आपको बताना चाहूँ, वो ये साधारण भाषा में हम बात करें कि जो भी का अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित जो भी मटेरियल उपलब्ध है उस मटेरियल को लिपिबद्ध करना संहिताकरण कहलाता है। अब ये हो गया इसका अर्थ। और अर्थ के बाद अगली बात मैं टच करना चाहूँगी कि संहिताकरण की आवश्यकता क्या है। जब हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का काफ़ी भाग जो है वो रूढ़ियों, परंपराओं पर आधारित रहा है और लंबे समय संप्रभु राष्ट्र आज भी उसे सभ्य होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में संहिताकरण की क्या आवश्यकता पड़ गई, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। और इन चर्चाओं में हमने 5 बिंदुओं को लिया है। पहला बिंदु हमारा है अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग सरल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो एक अलिखित अवस्था में आरंभ में विद्यमान रही है। और ऐसे में जहाँ कहीं भी जैसे जैसे राष्ट्रों ने इसे अपनाया है उस अपनाई गई पद्धति के आधार पर उन सारी बातों को लिख देना, लिपिबद्ध कर देना, ताकि आने वाली समस्याओं का समाधान इन लिखित लिपिबद्ध अध्ययन सामग्री से किया जा सके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून की अगर कहीं उल्लंघना होती है तो उसे हम लिखित रूप में, संकल्पित रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए संहिताकरण की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय कानून में है। इसका दूसरा पॉइंट मैं लूं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को व्यवस्थित प्रबंधन प्राप्त होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण हो जाता है तो ऐसे में इसको एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को व्यवस्थित प्रबंधन प्राप्त हो जाता है। यानी अगर कहीं युद्ध हो रहा है और युद्ध से संबंधित परिस्थितियां हैं, युद्ध विराम से संबंधित परिस्थितियां हैं, तटस्थ राष्ट्रों के अधिकार हैं, तटस्थ नागरिकों के अधिकार हैं, युद्धरत राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकार हैं, राष्ट्रों के उत्तराधिकार हैं, राष्ट्रों के उत्तरदायित्व हैं, राष्ट्रों का प्रदेश प्राप्त करना, उनका खोना, उनका विलीनीकरण हो जाना, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून में मिलता है।
और अगर ये लिखित लिपिबद्ध अवस्था में होगा तो इसका प्रबंधन करना बहुत आसान हो जाएगा। अतः व्यवस्थित प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण की आवश्यकता है। मैं दोनों स्थितियां साफ मानते हुए तीसरी बात पर आ जाती हूँ, वो है संदेहों का निराकरण। हम इस बात से परिचित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे विवाद, ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से संदेहों का आना स्वाभाविक हो जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून लिपिबद्ध होगा तो संदेहों का निराकरण बहुत आसान हो जाएगा। अतः हमें कहीं और देखने की, कहीं और समझने की, कहीं और से राय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो संकल्पित या लिपिबद्ध मैटर होगा उसके आधारों पर संदेहों का निराकरण तर्कसंगत हो जाएगा। मैं अपनी चौथी बात पर आ जाऊं, विषयों पर नियम प्राप्त हो सकेंगे। अगर इसका आज तक की परिस्थिति में भी इसका अलिखित स्वरूप रहता है तो ये बहुत बड़े विवाद का विषय भी है, क्योंकि आरंभ में अगर हम देखें तो राष्ट्रों का जो स्वरूप था वो छोटे राज्य थे, कम राज्य थे, जनसंख्या कम थी और राजनीतिक परिस्थितियां ही अधिक हावी हुआ करती थी, या राजनीतिक संबंध ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे। लेकिन हम जानते हैं कि समय परिस्थितियों के साथ राज्यों का उदय हुआ है, लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ी है, तीसरी दुनिया के देश बढ़ गए हैं, विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों की इम्पोर्टेंस बहुत अधिक हो गई है, वहाँ जनसंख्या भी अधिक है, उनके पास खनिज संपदा भी अधिक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी एक भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। अतः ऐसी सारे और अब राजनीतिक हितों के साथ व्यावसायिक हित हैं, आर्थिक हित हैं, शैक्षणिक हित हैं, सांस्कृतिक हित हैं, ये अधिक प्रभावी होते जा रहे हैं। अतः ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अगर संहिताकरण हो जाएगा तो इन सारे विषयों पर हमें आसानी से कानून उपलब्ध हो जाएंगे। मैं अपनी पांचवी बात पर आती हूँ कि बिखरी हुई विषय सामग्री को श्रृंखलाबद्ध करना, क्योंकि हम बात से परिचित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में मैंने आपको बताया था कि भारत के संबंध में, यहूदियों के संबंध में, रोमन्स के संबंध में और भी बहुत सारे मैंने इतिहास में आपको बताया था। तो इतिहास बहुत पुराना रहा है, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ और आवश्यकताओं के लिए संघर्ष हुआ, तभी से अंतर्राष्ट्रीय कानून का परिप्रेक्ष्य हो गया है। और 17वीं शताब्दी 1780 में जर्मी बेंथम ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का इस्तेमाल किया। अब 1780 से पहले का जो ड्यूरेशन पीरियड है और 1780 से लेकर आज तक का जो ड्यूरेशन पीरियड है, वहाँ हम देखते हैं कि पहले का जो ड्यूरेशन पीरियड है उसमें अध्ययन सामग्री उपलब्ध जरूर थी, लेकिन वो बिखरी हुई थी। इस बिखरी हुई अध्ययन सामग्री को श्रृंखलाबद्ध करने के लिए असंहिताकरण की आवश्यकता है। अतः ये जो 5 बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग सरल करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को व्यवस्थित प्रबंधन देना, संदेहों का निराकरण करना, विषय पर नियम प्राप्त करने के लिए और बिखरी हुई सामग्री को इकट्ठा करके श्रृंखलाबद्ध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं जब आवश्यकता है तो क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस भी है, क्या इसकी कोई उपयोगिता भी है क्या, तो मैं अपनी अगली बात पर आऊंगी, वह है संहिताकरण की उपयोगिता। संहिताकरण की उपयोगिता के संबंध में जो बिंदु मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी वह है अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुनिश्चितता, न्यायाधीशों के कार्यों में सुगमता, अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक रूपता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास की प्रक्रिया में तीव्रता। इन 4 बिंदुओं पर मैं आज की क्लास में चर्चा करूंगी। इसमें जो पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुनिश्चितता, जब लिपिबद्ध है, व्यवस्थित है, श्रृंखलाबद्ध है, प्रारंभ से लेकर आज तक की परिस्थितियों का वर्णन है, अतः इसमें हम निश्चित हो जाते हैं कि इस परिस्थिति के लिए, इस समस्या के लिए ये समाधान हो सकते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुनिश्चितता लाने के लिए संहिताकरण की उपयोगिता है। न्यायाधीशों के कार्यों में सुगमता, न्यायाधीश जो कार्य कर रहे हैं वो उन कार्यों को करने के लिए उनको कानूनों की और व्याख्याओं की आवश्यकता होती है। और संहिताकरण की उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यह न्यायाधीशों के कार्यों को बहुत आसान, सुगम बना देता है।
मैं अपनी तीसरी बात पर आ जाती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में एक रूपता। ये हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा देश होंगे का अंतर्राष्ट्रीय कानून की मानना उनके द्वारा होगी और उनके राष्ट्रहित आड़े आएंगे। ऐसे में उनमें अनेकता आने की संभावना है। अनेकता में किसी भी एक चीज़ पर डिसीजन करना मुश्किल होता है। अतः इन मुश्किल परिस्थितियों से बचने के लिए संहिताकरण की उपयोगिता है, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक रूप में लिख देती है, श्रृंखलाबद्ध कर देती है, जो सभी देशों के लिए मान्य होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक रूपता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपयोगिता है। मैं इसमें चौथी क्रम में आती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास की प्रक्रिया में तीव्रता। यानी विकास की प्रक्रिया, हालांकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इस विकास की प्रक्रिया को जब ग्राफ के माध्यम से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ विकास अधिक हुआ है और कहाँ विकास कम हुआ है। अतः ये जो ग्राफ के आंकड़े हैं हमें ये बताते हैं कि संहिताकरण हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थिति बिल्कुल साफ नजर आती है, और प्राचीन काल से लेकर अब तक का जो इसका ग्राफ है वो डाउन में नहीं बल्कि अप में है। अतः संहिताकरण हो जाने से हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की विकास की प्रक्रिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे के रास्ता इसके लिए तय कर सकते हैं। मैं इस क्रम में आपको दोबारा से 4 बिंदुओं पर छोटी छोटी हाईलाइट कर देती हूँ कि संहिताकरण की इम्पोर्टेंस क्या है, उपयोगिता क्या है। इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुनिश्चितता लाई है, न्यायाधीशों के कार्यों में सुगमता आई है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में एकरूपता का संचार हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास की प्रक्रिया की जो स्थिति है वो तीव्रता की और है, आगे बढ़ रही है, लगातार है। अतः मैं अपनी इस बात को इस क्लास में विराम अभी यहाँ देती हूँ, और अगली क्लास में इससे संबंधित जो और सामग्री है उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देती हूँ। आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगली क्लास में अगली बात।